अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है शाहजुद्दीन और मैं प्रबोधन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारी यूजीसी नेट की श्रृंखला चल रही है मॉडर्न इंडिया में। ये उसी क्रम में जो 12वीं वीडियो और ये इसका सेकंड पार्ट है। आज का जो टॉपिक है हमारा संप्रदायवाद है। इससे प्रीवियस वाली जो वीडियोस में मैंने आपको सांप्रदायिकता का उदारवादी चरण बताया था। सांप्रदायिकता के मैंने आपको 3 चरण बताए थे, उदारवादी, उग्रवादी और फासिस्टवादी। अब देखो, एक बार मैं बता देता हूँ आपको संप्रदायवाद क्या है। देखो, संप्रदायवाद जो है, संप्रदाय का मतलब होता है किसी एक जो धर्म होता है। यानी आप ये समझ लीजिए, कोई एक धर्म, जैसे हिंदू धर्म हो गया या फिर मुस्लिम धर्म हो गया या फिर सिख ईसाई धर्म। तो जब एक धर्म अपने आप को दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ मानने लगता है और अपने आप के हित को राष्ट्र हित के ऊपर से रखता है, तो ऐसी वाद में संप्रदायवाद की जो है स्थिति होती है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जब विभिन्न धर्मों का अस्तित्व संभव नहीं हो सकता है, वो साथ साथ में आपस में रह नहीं सकते हैं। तो इसकी जो हमें विस्तार देखने को मिलेगा वो पूंजीवादी व्यवस्था से। जब जो है हमारे ऊपर अंग्रेज आएंगे, हमको अपना उपनिवेश बनाएंगे, तो उसी के चरणों में हमें ये देखने को मिलेगा कि संप्रदायवाद की प्रगति भारत में कैसे होती है। तो ये वीडियो जो है हमारी उसी में, इससे पहले वाला जो चरण है वो उदारवादी चरण जो है वो हम कर चुके हैं 1885 से 1905 के बीच में, 1905 और 7 में। अब जो है आज हम उग्रवादी सांप्रदायिकता सुनेंगे। देखो, अब मैंने आपको बताया था कांग्रेस का 1885 से 1905 तक का जो चरण था वो उदारवादी चरण था। तो उदारवादी चरण क्यों था? क्योंकि इसमें जो है ब्रिटिश में एक विचारधारा जो उभर रही थी, एडमंड बर्न, जेम्स मिल जैसे विचारक आ रहे थे और वो वहाँ पर जो है उन्हीं के विचारों का प्रभाव भारत पर पड़ रहा था। तो जब भारत पर पड़ने के कारण, यानी भारत में भी जो है सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक हर क्षेत्र में हमें परिवर्तन देखने को मिल रहे थे। तो उदारवादी जो सांप्रदायिकता का ये टाइम पीरियड है, इसके बाद में जो है ये धीरे धीरे जो है इनकी जो राजनीति है वो केवल कहाँ तक सिमट के रह जाती है? प्रार्थना तक, प्रतिवेदन तक, स्मरण पत्र। ये केवल साल में एक बार एक जगह इकट्ठे होते थे, ब्रिटिश के खिलाफ अपनी शिकायतें लिखते थे और शिकायतें लिखने के बाद जो है उनको याद दिला देते हमने पिछले वर्ष में क्या कहा है और आगे हम क्या कहेंगे। तो यही प्रार्थना करते रहते थे उनसे। दूसरी तरफ जो नई पीढ़ी आ रही थी उसका जो है उदारवादी से जो है मोह भंग हो गया था। वो थोड़ी उग्रवादी थी। वो चाहती थी कि भाई, ये लोग चाहते थे कि भैया क्रमिक छलांग नहीं लगा, क्रमिक जो है एकदम से छलांग वाला नहीं, धीरे धीरे जो होगा वही हम अपनाएंगे। तो ये क्रमिक छलांग में जो है विश्वास नहीं करते थे और ये हमेशा जो है क्रमिक छलांग में जो है, लंबी छलांग में विश्वास नहीं करते थे। जो उग्रवादी थे वो तुरंत जो है चाहते थे। तो युवा पीढ़ी का जो है इनसे मोह भंग हो गया था उदारवादियों से। तो धीरे धीरे इसी क्रम में जो है उदारवादी विचारधारा पनपती है। इससे पहले जो है जेम्स मिल, एक राइटर के बारे में जान लेते हैं। उसने एक पुस्तक लिखी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये शायद 1870 में, 1817 में लिखी, एक बार देख लेना, वैसे ये 17 ही है। 1817 में एक पुस्तक लिखता है जेम्स मिल जिसका नाम होता है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उस इंडिया में जो है वो भारत का विभाजन करता है। उसमें भारत को जो है वो 3 भागों में बांटता है। 3 भागों में कैसे बांटता है? एक तरफ रखता है वो हिंदू इंडिया और एक तरफ रखता है वो मुस्लिम इंडिया और एक तरफ रखता है ब्रिटिश इंडिया। चालाकी देख रहे हो आप? कहता है जितना भी हमारे एंशियंट इंडिया का पोर्शन है उसमें हिंदू राजाओं ने शासन करा है, तो उसे हिंदू इंडिया नाम दे देता है। बोलता मुस्लिम मध्यकाल का जितना भी शासन करा है वो मुसलमानों ने करा है, तो उसे मुस्लिम इंडिया कह देता है। कहता है अब जो टाइम आएगा ये इसमें जो है ब्रिटिश इंडिया इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो है सेकुलर शासन एस्टेब्लिश्ड होगा। कौन सा शासन? सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष। तो अपने शासन को ये धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं, जबकि कर तो रहे हैं ईसाई। जब ब्रिटेन वाले यानी अंग्रेज जो है भारत में आएंगे वो 3 लक्ष्यों के साथ आएंगे। जी, गोल्ड, जी फॉर गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। ठीक है, गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड, 3 चीजें होंगे, 3 लक्ष्य होंगे, गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड के साथ में। और धर्म परिवर्तन भी हमें देखने को भारत में मिलेगा, जो 1850 का लेक्स लॉ की एक्ट हम उसके संदर्भ में पढ़ते हैं। तो समझ गए। तो जो सबसे पहले जो है सैद्धांतिक तौर पर तो जो है भारत में जो है सांप्रदायिकता का बीज जेम्स मिल बो चुका है। उसके बाद में 1857 में जब इन्होंने भारत की एकता देखी है, एकता देखने के बाद ही ये 1857 के जैसे बड़े विद्रोह को रोकना चाहते थे। उस विद्रोह को रोकना चाहते थे, इसलिए इन्होंने जो है
इसलिए इन्होंने जो है एक कांग्रेस की स्थापना की। तो कांग्रेस की स्थापना ऐसा कहा जाता है, इसमें जो है एक सिद्धांत आता है सुरक्षा कपाट, सुरक्षा कपाट जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। सेफ्टी वॉल्व का जो सिद्धांत है वो लाला लाजपत राय ने दिया था। लाला लाजपत राय, पता है इसमें क्या कहते हैं? कहता है कांग्रेस को जो है षड्यंत्रकारी बताते हैं, क्योंकि कांग्रेस की जो है स्थापना किसने की थी? एक ब्रिटिश ने करी थी, ताकि वो जो है आगे कोई भी जो 1857 का जैसा बड़ा विद्रोह रोका जाए। लेकिन इससे सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि आप कांग्रेस जैसी इतनी बड़ी संस्था को जो है एक सुरक्षा कपाट की अवधारणा से खंडित नहीं कर सकते हैं। इसे जो है अंग्रेजों का षड्यंत्रकारी नहीं बता सकते। सुरक्षा कपाट की अवधारणा मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा जब राष्ट्रवाद पढ़ाऊंगा। एक इसमें जो है तड़ित चालक सिद्धांत भी आप याद रखना। जो तड़ित चालक सिद्धांत है उसमें ये कहा जाता है, ये गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों को आधार बनाकर दिया गया था। उसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश हित में भारतीय नेताओं का उपयोग नहीं किया गया है। ब्रिटिश हित में भारतीय नेताओं का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि भारतीय नेताओं ने भारतीय हित में एओह्यूम का उपयोग कर लिया। यानी कांग्रेस की जो स्थापना हुई है तो ब्रिटिश नेताओं का उपयोग नहीं उन्होंने कर पाया, बल्कि भारतीय नेताओं ने ये उनका उपयोग कर दिया। और आगे चलकर कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी बनती है और एक जो है जन आंदोलन पूरे भारत में उभारती है। तो ये कांग्रेस के उदारवादी के बाद जो उग्रवादी चरण हम देखेंगे, उग्रवादी में देखो यहाँ पर क्या आता है, हिंदू और मुसलमान के जो है इंटरेस्ट सेम थे, दोनों ही क्या प्राप्त करना चाहते थे? नेशनलिज्म इंपॉर्टेंट था, राष्ट्रवाद इंपॉर्टेंट था। लेकिन उग्रवादी चरण आएगा तो यहाँ पर जो है नेशनलिज्म से धीरे धीरे इनका थोड़ा नेशनलिज्म इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा? रिलीजियस पॉइंट जो है उनका, रिलीजियस जो है धार्मिक जो है उसे ज़्यादा जो है ये महत्व देने लगेंगे। इसी क्रम में हम क्या देखेंगे? स्वदेशी आंदोलन के बाद में 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है, अक्टूबर 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में उसका क्रियान्वयन होता है, तो आप क्या देखेंगे? वो भी धर्म के आधार पर बांटा था। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, वो भी धर्म के आधार पर बांटा गया था बंगाल विभाजन को। फिर आगे 1905 के बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। ढाका में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना होगी, और मुस्लिम लीग का लक्ष्य क्या होगा? भारत में जो है यानी मुसलमानों के जो है प्रतिनिधित्व करना, मुसलमानों के जो है अल्पसंख्यकों की बात कहना। उसके बाद आप 1909 में क्या देखेंगे? पृथक निर्वाचन पद्धति आएगी। इसे जो है 1909 का मोर्लेमेंटो सुधार कहते हैं। क्या कहते हैं? 1909 का मार्लेमेंटो सुधार। इसमें जो है पृथक निर्वाचन आ गया। देखो यहीं से बीज बोया जा रहा है। उधर बंगाल विभाजन हुआ, फिर मुस्लिम लीग की स्थापना, फिर 1909 में पृथक निर्वाचन हुआ, और यहाँ पे अंग्रेजों ने एक पॉलिसी अपनाई जिसे हम क्या कहते हैं? डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो। या बहुत पढ़ेंगे, बांटो और शासन करो। तो ये पृथक निर्वाचन पद्धति जो है वो 1909 के एक्ट से ही आई थी। यानी इसमें जो है मुसलमानों को एक जो है वो अलग से जो है पृथक तरीके से वोट डालने का जो है अधिकार दिया गया था जनसंख्या के आधार पर। अब इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो फिर क्या होता है? धीरे धीरे जो है बड़े बड़े नेता उभरते हैं, कुछ नए नेता जो आते हैं मुसलमानों में। इसके कारण जो है मुस्लिम लीग भी स्वराज का लक्ष्य 1913 में अपना लेती है, और कांग्रेस क्या करती है? बदले में जो है उसके पृथक निर्वाचन को स्वीकार लेती है। इसे कांग्रेस की भूल माना जाता है। 1960 का जो आप लखनऊ पैक्ट पढ़ोगे इतिहास में, 1916 का जो लखनऊ पैक्ट आएगा, ठीक है, लखनऊ पैक्ट पढ़ोगे तो आप उसमें यही देखोगे, वो मुस्लिम लीग स्वराज का रास्ता अपने क्यों अपना लेती है? क्योंकि जो है 1913 में जो है वो पृथक निर्वाचन पद्धति को अपना लेती है। कौन अपना लेती है? कांग्रेस। तो इसे कांग्रेस के भाई एक निर्णय की बड़ी भूल माना जाता है। जाने अनजाने में ही सही उसने जो है राजनीति में धर्म को जो है धार्मिक सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था। फिर धीरे धीरे इसी क्रम में चलता है। आगे तुम क्या देखोगे कि 1915 में जो है अगर हम थोड़ा नीचे देखते हैं, ये देखो, अगर 1915 में आप देखोगे क्या होगा? हिंदू महासभा की स्थापना होगी। हिंदू महासभा की 1915 में स्थापना होगी। मदन मोहन मालवीय करेंगे, फिर लाला लाजपत राय, और फिर उनके बाद जो है 1937-38 के आसपास जो है वी.डी. सावरकर इसकी कमान संभालेंगे। उधर 1925 में जो है नागपुर में आरएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना हो जाएगी, जिसकी जो स्थापना कौन करेगा? केशव बलराम हेडगेवार। यहाँ से बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ से और यहाँ से। हिंदू महासभा की स्थापना कभी, इनके ये कौन है, इसमें किससे संबंधित हैं? तो सावरकर
हिंदू महासभा से मदन मोहन मालवीय और आरएसएस से केशव बलराम हेडगेवार इसकी स्थापना करेंगे और आगे चलकर जो है गोलवलकर इसकी कमान संभालेंगे। फिर एक जो है एरा शुरू हो जाएगी, सावरकर, गोलवलकर और जिन्ना एरा। तो देखो आप बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस को रखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इंडिया में जो है एक सेकुलर पार्टी है। कैसी पार्टी है? सेकुलर पार्टी है, यानी वो धर्मनिरपेक्ष थी। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखेंगे, ये जो है धर्म के आधार पर राजनीति नहीं कर रही थी। दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग है और दूसरी तरफ जो हिंदू महासभा, ये क्या चाहती थी? ये चाहती थी कि भारत में जो हिंदुइज्म को हम प्रमोट करें, हिंदुत्व जो है उसे आगे बढ़ाएं। इधर ही जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म आप पढ़ोगे तो उसमें मैंने आपको बताया भी था, एक तरफ जो होंगे पुनरुत्थान, धार्मिक पुनरुत्थानवादी आएंगे और एक तरफ जो है सुधारवादी भी आएंगे। जैसे हम मुसलमानों में भी, मुस्लिम कम्युनिटी में भी देखेंगे तो एक तरफ क्या आएगा, सुधारवादी आएंगे और एक पुनरुत्थानवादी आएंगे। तो जैसे वहाबी फरेजी आंदोलन था वो पुनरुत्थानवादी था, जबकि सर सैयद अहमद जैसे जो लोग थे, काजी नजरुल इस्लाम जैसे लोग थे, तो उन्हें क्या कहेंगे, सुधारवादी कहेंगे। दूसरी तरफ हम उधर देखेंगे तो राजा राम मोहन राय आएंगे, पाश्चात्यवादी संस्कृति को जो है बढ़ावा देंगे, साथ में भारत उसका अंधा अनुकरण करने को जो है नहीं कहेंगे। दूसरी तरफ जो है स्वामी दयानंद जो सरस्वती आएंगे, वो जो है धार्मिक पुनरुत्थानवाद को जो है करेंगे और वो तो जो है नारा भी देते हैं और उनका जो है एक शुद्धि आंदोलन बड़ा आता है। शुद्धि आंदोलन का मतलब होता है ऐसे लोग जो धर्मांतरित हो गए उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाना, यानी उनको जो है शुद्धि करना, तो उसे शुद्धि कहते हैं। तो आप एक तरफ देख रहे हो कि इंडिया में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस एक तरफ खाली सेकुलर पार्टी जो है उसका प्रतिनिधित्व कर दी है, बीच में पिस रही है, और दूसरी तरफ हिंदू महासभा हो गई और मुस्लिम लीग हो गई। ये जो इस्लामिक स्टेट के बारे में बात करेंगे, ये मुसलमानों के विशेष अधिकारों के बारे में जो बात करेंगी। तो एक तरफ आप देखोगे तो हिंदुज्म जो है बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ जो है इस्लाम जो है ये भी जो है यहाँ पे पुनरुत्थानवादी है जो है इनका भी बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या देखोगे, धीरे धीरे इनके और इनके बीच में जो है खाई बढ़ती चली जाएगी। तो ये उग्र सांप्रदायिकता का दौर है यही, ठीक है, उग्र सांप्रदायिकता का दौर यही है। तो यहाँ पर जब इनके बीच में खाई बढ़ जाएगी तो ये एक तरफ अब इनका और इनका, यानी मुस्लिम लीग का, हिंदू महासभा, आरएस जो भी हिंदुइज्म को प्रमोट करता है और ये जो मुस्लिम को प्रमोट कर रहे हैं, इन दोनों का इंटरेस्ट जो है बदल जाएगा। अब इनके लिए नेशनलिज्म से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होगा रिलीजियस हो जाएगा। तो मैंने बताया था सांप्रदायिकवाद ऐसी स्थिति है जब विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व संभव ना होना, जब वो आपस में रह नहीं पा रहे हों, ठीक है। तो यही ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती जा रही है, क्योंकि ये जो है हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे हैं और ये जो है मुस्लिम पुनरुत्थानवादी की तरफ जो है बढ़ते जा रहे हैं। ये सांप्रदायिकता का दूसरा चरण है जिसे हम उग्रवादी चरण कहेंगे। सांप्रदायिकता का जो तीसरा चरण आएगा वो फासिस्टवादी सांप्रदायिकता, ये लेट 1930s में आएगा, ठीक है। लेट 1930s में देखेंगे 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, ठीक है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, तो उसमें जो है प्रांत में चुनाव होंगे, तकरीबन जो है 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में कांग्रेस को अपार बहुमत मिलेगी। उसके बाद वो 7 या 8 ऐसे प्रांत होंगे जिसमें वो जो है अपनी जो है गवर्नमेंट बनाने की स्थिति होगी, सरकार बनाने की स्थिति में होगी। बल्कि जो है बंगाल की एक पार्टी होगी, कृषक प्रजा पार्टी के अध्यक्ष फजलुल हक, उन्हें ऑफर भी करते हैं लेकिन कांग्रेस उसे अस्वीकार कर देती है। तो कांग्रेस जो है जीत जाती है। आप यहाँ पर देखेंगे मुस्लिम लोग जो मुस्लिम धर्म को नेतृत्व कर रही थी वो हारती है, हिंदू महासभा जो हिंदू के प्रमोट कर रही थी वो हारती है, और जीतती कौन है? कांग्रेस, जो कि एक सेकुलर पार्टी होती है, वो जीतती है। तो आप देख रहे हैं ना कैसे जो है एक सेकुलर पार्टी जो है आगे बढ़ रही है और जो धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं वो पीछे जा रहे हैं। कार्ल मार्क्स की एक कोटेशन मुझे याद आ रही है। कार्ल मार्क्स ने भी जो है यही कहा था कि धर्म जो है अफीम के समान, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म जो है अफीम है, इसलिए जो है धर्म को जो है हमें उतना ही महत्व देना चाहिए। एक शायर ने यह भी कहा है कि शक्ति थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम तो ठीक है साहब, पर कट्टर होना ठीक है। तो हमें कट्टरता नहीं करनी चाहिए। तो मुस्लिम लीग हारती है और इधर
ये हारती है और कांग्रेस जो है अपार बहुमत के साथ जीतती है और अपनी सरकार बनाती है 1935 के गवर्नमेंट इंडियन एक्ट में। लेकिन होता क्या है 1935 के बाद में, अब हम आप देखेंगे होता क्या 1935 में कांग्रेस जो है सरकार बनाती है, लेकिन 37 में 1935 में गवर्नमेंट एक्ट आता है, 37 में सरकार बनाती है और 39 में क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू होती है। तो ब्रिटिश जो है भारत को एक युद्धरत राष्ट्र घोषित कर देती है। भारत को क्या कह देती है कि एक युद्धरत राष्ट्र हो तुम। तो जब युद्धरत राष्ट्र घोषित कर देती है तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो है इसका विरोध करती है और उनके सामने जो है कुछ डिमांड्स रखती है, तो वो उसे मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसी स्थिति में जो है कांग्रेस जब उसे मतलब कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो उसे मानने से इनकार कर देती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब उसे मानने से इनकार कर देती है तो पूरी कांग्रेस जो है मंत्रिमंडल से 1939 में जो है त्याग पत्र दे देती है। इसी को जो है मुक्ति दिवस के नाम से माना जाता है। मुस्लिम और शहीद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इसे मुक्ति डे के रूप में अपनाते हैं। आगे चलकर जो है चौधरी रहमत अली एक नाम आएगा, आप उन्होंने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था। अगर पूछा जाए कभी पाकिस्तान शब्द को गढ़ा किसने था, ठीक है, तो प्रयोग तो चौधरी रहमत अली ने। और आगे जाके मोहम्मद इकबाल, ठीक है, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी, जिन्होंने ये लिखा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। आगे चलकर वो जो है 2 नेशन थ्योरी देते हैं। उसी के आधार पर जो है हिंदू एक राष्ट्र बनता है, मुस्लिम के आधार पर जो है पाकिस्तान बनता है, ठीक है। ये मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सेकुलर जनसंख्या। हिंदुस्तान जो है किसी धर्म विशेष को नहीं, सेकुलरिज्म को जो है प्रमोट करता है। तो धर्म के आधार पर जो है मुस्लिम राष्ट्र बनता है। तो अब कांग्रेस एक ये भी कहा जाता है, कांग्रेस अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट टू आस्क द मुस्लिम कम्युनिटी, यानी कांग्रेस जो है मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण यानी तुष्टीकरण में खुश करने की जो है नीति अपनाई, ऐसा कहा जाता है कांग्रेस के बारे में। अब आप देख रहे हो कैसे कैसे हमें स्वतंत्रता मिल रही है। इसके बाद में अगर आप पूरा देखोगे एक सीक्वेंस, 1937 के चुनाव के बाद लाहौर प्रस्ताव आएगा। 1940 का लाहौर प्रस्ताव में क्या आएगा, मुस्लिम लीग जो है वो पृथक एवं स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की 1940 का जो लाहौर प्रस्ताव आता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1940 का लाहौर प्रस्ताव आएगा, ठीक है। लाहौर प्रस्ताव में जो है वो एक पृथक जो है राष्ट्र का, मुस्लिम राज्य का लक्ष्य जो है वो रखेगी। कौन रखेगी, तो मुस्लिम लीग रखेगी। और 1940 में फिर, ठीक है, लाहौर प्रस्ताव के बाद अगस्त प्रस्ताव आएगा। अगस्त प्रस्ताव में उसे पहली बार वीटो पावर मिलेगी और वीटो पावर के बाद फिर जो है 1940 में वीटो पावर के बाद एक लोकल ऑप्शन भी ध्यान रखना है। एक इसमें क्या दिया जाता है, लोकल ऑप्शन। अगर ऐसा कोई राष्ट्र, ऐसा कोई प्रांत जो है अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बनने के बाद में अगर वो प्रांत अलग होना चाहे तो उसे जो है अलग होने का मौका दिया जाता है। तो ये भी जो है उन्होंने करा था। फिर वेवल योजना 1945 में वेवल योजना आती है, जिसमें सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल होता है। यानी इसमें 5 सदस्य होते हैं और 5 के 5 जो है अंतरिम सरकार का गठन होता है 1945 वेवल योजना के आधार पर। उसमें 5 सदस्य होते हैं और वो जो सदस्य होते हैं उसमें जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस करती है। तो मुस्लिम लीग कहती है कांग्रेस से कि तुम कोई भी मुसलमान सदस्य को नामित नहीं करोगे, और कांग्रेस जो है मुसलमान सदस्य को नामित करना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर वार्ता टूट जाती है। तो यही जो होता है वीटो पावर होती थी, उसे मना कर देता है। तो ये वीटो पावर होती है। और उधर इसके बाद में फिर आप दंगे ही देखोगे, पंजाब में दंगे होंगे। और इसी प्रक्रिया में 1947 में हम आज़ाद होंगे। 2 नेशन थ्योरी मैंने आपको बता दी कैसे भारत आज़ाद होता है। फिर आप अगर ये देखना चाहो तो ये भी देख लो कि ये हमारा इंडिया है। इंडिया के एक तरफ जो है पाकिस्तान होता है पश्चिमी, और एक तरफ जो है पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। अब पूर्वी पाकिस्तान जिसे बाद में 1971 में चलकर बांग्लादेश बनता है। अब सबसे पहले क्या होता है, यहाँ के जो लोग थे वो उर्दू बोलने वाले थे, और यहाँ के जो लोग थे वो कौन सी भाषा बोलने वाले थे, बंगाली भाषा बोलने वाले थे। तो ये जो है बंगालियों पर जो है उर्दू भाषा को थोप रहे थे। और ये लोग जो है, अब भाई हैं तो मुस्लिम, लेकिन जो है ये इसका विरोध कर रहे थे। तो ये इन पर अपनी भाषा को थोपने का विरोध कर रहे थे। तो ये जितने भी ये बंगाली वाली इनके विरोध में करते हैं और ये इनके विरोध को, इनके प्रदर्शन को जो है दबाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है स्थिति और भयावह हो जाती है। आगे चलकर इंडियन गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है और आगे चलकर बांग्लादेश जैसा एक स्वतंत्र नाम करता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि किसी देश पर, भले चाहे आप धर्म के आधार पर मुस्लिम ही क्यों ना, लेकिन आप वहाँ पर जो है एक दूसरे की संस्कृति नहीं सौंप सकती। एक हिंदू
मतलब एक कश्मीर का मुसलमान हो गया और एक केरल का मुसलमान हो गया, एक कश्मीर का हिंदू हो गया, केरल का हिंदू, दोनों के जो है रहन सहन खान पान में ज़मीन और आसमान का अंतर है। ये जो हमारी भौगोलिक क्षेत्र है, यही भारत की जो है खासियत है। तो इसी को जो है बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट माना जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो था धर्म के आधार पर बना, फिर आगे चलकर वो जो डिवाइड हो जाता है खुद। तो धर्म के आधार पर जो है किसी राष्ट्र को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए, और धर्म के आधार पर कोई राष्ट्र नहीं बना। आज अगर वर्तमान समय में हम देखेंगे, इजराइल जो है धर्म के आधार पर जो है इजराइल जो है राष्ट्र का निर्माण करना चाहता है। अगर ऐसी स्थिति में अगर भारत उसका समर्थन करेगा, तो भारत कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा कि वो पाकिस्तान के जो होता है 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है। तो इसी स्थिति में भारत जो हमेशा इस मामले से तटस्थ रखता है। हाँ, कभी कभी जो है साथ देता है, कभी उसके पक्ष में हो जाता है। अभी जो है गाज़ा के पक्ष में उन्हें वोट हुए थे, तो भारत ने गाज़ा की तरफ से स्टैंड लिया था। तो आप देखेंगे कि जो है धर्म के आधार पर राष्ट्र चलना मतलब को मुमकिन नहीं है। तो धर्म के आधार पर राष्ट्र नहीं बनाया जाना चाहिए। तो यही हमारी जो है पूरी उपनिवेश विरोधी अगर आंदोलन देखोगे, तो हिंदुओं ने करा है, मुस्लिम्स ने करा है, सिख्स ने करा है, क्रिश्चियन से करा है। ये सब सफल क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि ये सब लोग जो है निजी हित के लिए लड़ रहे थे, निजी स्वार्थ के लड़ रहे थे। 1857 की अगर आप रिपोर्ट भी देखोगे, तो उसमें जितने लोग भी शामिल थे, हालांकि वो थे तो विभिन्न धर्मों से, लेकिन जो है वो सब अपने जो है कोई उत्तराधिकारी के लिए लड़ रहा था, कोई अपने क्षेत्र को बचाने के लिए लड़ रहा था, तो सब अपनी निजी स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। इसलिए जो है उपनिवेश विरोध आंदोलन जो है हमारा उपनिवेश विरोधी आंदोलन सफल नहीं हो पाए। कांग्रेस ने भी औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाई थी। ये हमारी जो सबसे पहली अभिव्यक्ति होगी हमें राष्ट्रवाद की, वो सबसे पहले अनपढ़ तबका हमारा करेगा, जिसे मैंने आपको बताया था आद्य राष्ट्रवाद। फिर उसके बाद जो है इसमें नागरिक विद्रोह, किसान विद्रोह, ये सब आएंगे। बहुत सारे विद्रोह है, मुंडा बिरसा जो है, मैं आपको सारे विद्रोह जो है ये पढ़वाऊंगा। फिर उसके बाद में जो है 1857 का विद्रोह आएगा, फिर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म आएगा, और जो है कैसे कैसे हम उदारवाद से उग्रवाद से बढ़ते बढ़ते एक फासिस्टवादी सांप्रदायिकता की ओर जाएंगे। इस चरण में जो है हिंदू और मुसलमान के जो हित एक दूसरे के विरोध में हो जाएंगे। पहले तो जो है सेम तो होते हैं, फिर जो है डिफरेंट होते हैं, फिर एक साथ रहना जो है इनका से अस्तित्व संभव ही नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो है एक दो राष्ट्र का निर्माण होता है, एक तरफ हिंदुस्तान बनता है और एक तरफ पाकिस्तान बनता है, जो कि जहाँ पे हिंदू बहुल होते हैं यहाँ पर मुस्लिम बहुल होते हैं। हिंदुस्तान यहाँ पर मुस्लिम लीग के हिसाब से ये बनता है। तो सांप्रदायिकता आज के दौर में भी हमारी देखी जा सकती है, कैसे भारत में आज भी जो है सांप्रदायिकता को बहुत सी जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है बढ़ावा दे रही हैं। ऐसी स्थिति में हम सबको आपस में जो है मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें सांप्रदायिक गतिविधियों से जो है खुद को स्वयं को दूर रखना चाहिए। मुझे शहीद आजम भगत सिंह का एक कथन आ रहा है, जो यूजीसी नेट के पेपर में पूछा भी गया था, कि शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि सांप्रदायिकता उतना ही बड़ा शत्रु है जितना बड़ा उपनिवेशवाद। यानी वो संप्रदायवाद को जो है उपनिवेशवाद के खतरे के बराबर मानते थे। तो आज जो है लगभग 100 साल होने जा रहे हैं हमारे, ठीक है, लगभग 100 साल पहले ये कथन कहा गया होगा। आज भी अब आप स्थिति देखते हो, आज भी उनका ये विचार बहुत मानने कि उन्होंने उसी समय भाप लिया था कि आने वाले समय में सांप्रदायिकता कितना बड़ा खतरा होगी। तो आज जब हमारा ऐसा दौर चल रहा है, तो हमें चाहिए कि आपस में जो विभिन्न धर्म के लोग हैं वो आपस में जो है से अस्तित्व जो है अपना बना के रखें, और आपस में एकता और भाईचारे की मिसाल रखें, क्योंकि भारत एकता में विविधता वाला देश है। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे। तो ये हमारी कम्युनलिज्म पे पार्ट 2 था, ये दूसरी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और हमारा जो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पेज भी जो है लगभग बनने की तैयारी में प्रक्रिया में चल रहा है, और जल्दी ही बनने वाला है। अगर आपको इस वीडियो में समझने में कोई भी दिक्कत लगी हो, या सांप्रदायिकता को लेकर आपके जहन में कोई भी सवाल उठ रहा हो, तो आप जो कमेंट सेक्शन में अपनी बात कर सकते हैं। अब हम जो है अगली वीडियो अगर हमारा हुआ, तो मैं आपको जो है फ़िल्टर सिद्धांत जो है वो पढ़ा दूंगा। फ़िल्टर सिद्धांत क्या होता है और डायआर्की क्या होती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।